बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एंटीटेस्ट का जो नजफ सेशन है इसका हमारा लेक्चर नंबर 50 है और इससे पहले हमने जो लेक्चर 49 था हमारा उसमें चैप्टर 6 जो था उसका 6.5 तक का काम किया था हमने, जिसमें हमने एलिप्स के टॉपिक को पढ़ा था, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी डिस्कस हो चुकी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो 6.6 एक्सरसाइज और उससे ऑनवर्ड होगा काम हमारा 6.9 तक। ये 6.6 का जो टॉपिक है ये हाइपरबोला का टॉपिक है। आप 3 कॉनिक्स पढ़ चुके हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, और उसके बाद अब बारी आ रही है हाइपरबोला की। हाइपरबोला का टॉपिक तकरीबन 90% बिल्कुल एलिप्स की तरह गई है। अगर आप एलिप्स का टॉपिक, उसकी इक्वेशन, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और उसकी जनरल फॉर्म सीख चुके हैं, उसके एलिमेंट सीख चुके हैं, तो आपको हाइपरबोला पढ़ते हुए या समझते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपको लगेगा कि 90% काम वही वाला है, सिर्फ प्लस माइनस की चेंजेस आनी और थोड़े से नाम जो हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बदलेंगी यहाँ पे। तो हाइपरबोला का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन। जिस तरह एलिप्स की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमने कहा था कि सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज़ कांस्टेंट। यानी प्लेन के अंदर वो तमाम पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का सेट या लोकस जिनका दो मुख्तलिफ फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लेके सम किया जाए तो वो सेम नंबर रहेगा। आप रिकॉल करें तो हमने ये कहा था कि PF1, ये लास्ट लेक्चर में बात डिस्कस हुई थी, PF2 जिसको हमने सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस कहा था और ये इक्वल टू 2a लिखा था हमने। तो हमने ये बात भी सीखी थी कि ऐसा एक MCQ भी बन सकता है कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस अगर 2a के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो एलिप्स है। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइपरबोला का, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है, वो जो सम वाली बात थी उसकी जगह डिफरेंस आ जाएगा। तो ये देख लें, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, यहाँ एलिप्स में हमने सम लिखा था, जबकि यहाँ क्या आ गया डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट। तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो सम था इसकी जगह डिफरेंस आ जाएगा बस। तो अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट से अब डिस्टेंस लेके डिफरेंस लिया जाएगा तो अब वो कांस्टेंट रहेगा। और ग्रेटर माइनस स्मॉलर हुआ तो पॉजिटिव आएगा, स्मॉलर माइनस ग्रेटर हुआ तो नेगेटिव, तो प्लस माइनस 2a होगा ये। तो ये चेंज आ जाना है। तो एलिप्स की जो हाइपरबोला की डेफिनेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है जी, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में उन पॉइंट्स का सेट या लोकस, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस, जिनमें क्या देखना है आपने, डिफरेंस लेना है उनके डिस्टेंस का। किससे डिस्टेंस लेना है आपने, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट। दो मुख्तलिफ फिक्स पॉइंट्स लें, उनसे ऐसे पॉइंट्स जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं उनका डिस्टेंस लेके डिफरेंस लेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसमें दो रखे हैं मैंने फिक्स पॉइंट्स, F1 और F2। ये जो आपको डॉट लगे नज़र आ रहे हैं ये वो सारे पॉइंट्स हैं और ये आर्बिट्रेरी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए किसी एक को हम अगर चूज़ करें तो हम कहेंगे ये PXY पॉइंट है आर्बिट्रेरी। ये F1 और F2 फिक्स होते हैं जबकि P फिक्स नहीं होता। अब आप देखें, अगर इस P का डिस्टेंस मैं यहाँ से लेता हूँ F1 से, तो ये आ गया डिस्टेंस F1 से इसका, और F2 से लूँ तो ये आ गया F2 से डिस्टेंस। तो ये जो पहला डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर ये डिस्टेंस लेट्स से 10 यूनिट है और ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो PF1 आ गया 10, PF2 आ गया कितना 4, तो डिफरेंस कितना हुआ इसका 6। और अगर इसी पॉइंट को मैं यहाँ रख लेता इस जगह पे, तो फिर ये डिस्टेंस होता आपके पास कितना, ये वाला डिस्टेंस फिर होता 4 जिस तरह यहाँ लिखा था, और ये डिस्टेंस होता आपके पास कितना 10। तो फिर क्या होता, फिर ये हो जाता 4 माइनस 10, तो अब कितना आता -6। तो इसीलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं कि ग्रेटर माइनस स्मॉलर हुआ तो पॉजिटिव, स्मॉलर माइनस ग्रेटर तो क्या होगा, नेगेटिव, बट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगी। तो डिफरेंस चूँकि हम आम तौर पे ग्रेटर माइनस स्मॉलर ले रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम हमेशा इसको इस तरह ट्रीट किया करेंगे कि ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया करेंगे, तो जो पॉजिटिव आया करेगा वही असल में हम कहेंगे वही कांस्टेंट डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो रहेगा आपके पास। तो फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पैराबोला क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड पैराबोला। तो पूरी बात कर लेते हैं, कांस्टेंट आएगा तो क्या कहेंगे, इज कॉल्ड हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला नहीं, इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला की आ गई हमारे पास डेफिनेशन। ठीक होगी बात जी। अगर डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है तो जिस तरह एलिप्स में मैंने जब यहाँ प्लस लिखा तो मैंने कहा था सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस,
हाइपरबोला में जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। तो मैं इसी बात को यहाँ लिखता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट इज़ ये लिखता हूँ मैं PF1 डिस्टेंस माइनस PF2 डिस्टेंस इज़ इक्वल टू 2A। और हमेशा कोशिश करने की ग्रेटर माइनस स्मॉलर रखें इसको। तो इसको क्या कहेंगे हम, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। अब फोकल डिस्टेंस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस जो P पॉइंट के हैं, ये वाला भी और ये दोनों फोकस से हैं, दोनों जो फोसाई हैं उनसे अलग अलग डिस्टेंस को हम इसलिए फोकल डिस्टेंस कह रहे हैं। तो सम ऑफ फोकल डिस्टेंस सेम हो तो वो एलिप्स बनती है, और डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंस सेम हो तो वो हाइपरबोला बनता है। ठीक होगी बात, ये तो होगी हाइपरबोला की डेफिनेशन। अब हम जिस तरह एलिप्स को जब हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा हमने पहले उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी, फिर उसकी जनरल इक्वेशन लिखी थी। एलिप्स के भी दो केस थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाइपरबोला के भी दो केस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला जो है वो इस तरह का होता है, और वर्टिकल हाइपरबोला जो होगा वो आपके पास इस तरह का हो जाएगा। तो ये जो लाइन दरमियान में आ रही है, ये हाइपरबोला के कहलाते हैं एक्सिस। ये भी एक्सिस है, इसके अबाउट भी ग्राफ सिमेट्रिक है, और ये भी एक्सिस के अबाउट भी ग्राफ सिमेट्रिक है। एलिप्स के भी दो एक्सिस थे, आपको याद होगा। अगर ये एलिप्स है तो जिस तरफ लेंथ हुआ करती थी उसको हम कहा करते ये इसके मेजर एक्सिस है, इसकी तरफ लेंथ ज़्यादा थी, और जिस तरफ उसकी विड्थ थी हमारे पास या कम लेंथ थी उसको हमने कहा था माइनर एक्सिस। तो यहाँ अगर मेजर और माइनर कहा था तो यहाँ नाम बदल जाएगा। यहाँ इन एक्सिस को हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, और इनको हम कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। तो मेजर माइनर की जगह ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट का जो वर्ड है वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ जो है वो एक्सिस का बिहेवियर बिल्कुल वैसा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहलाता है और ये कहलाता है वर्टिकल। अब हम एक एक करके केस शुरू करते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का स्टैंडर्ड केस लिखूंगा मैं, फिर उसको जनरल केस में देखेंगे, फिर इसी तरह वर्टिकल को भी साथ हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं प्रॉपर यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके एलिमेंट्स आपको लिख के बताता हूँ। अच्छा जी, अब हम लिखते हैं एलिप्स जो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड केस है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिख दी है मैंने आप लोगों के सामने, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर आप याद करें तो एलिप्स के अंदर यहाँ प्लस लिखा हुआ था, तो ये मैंने आपको कहा कि ये प्लस माइनस की फ़र्क पड़ेगा, तकरीबन बाकी काम सेम है। तो हाइपरबोला में यहाँ क्या आ गया, माइनस। फिर एलिप्स में आप ये डिसीजन कैसे लेते थे कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, उसकी डिपेंडेंस ए और बी की वैल्यू के ऊपर हुआ करती थी। अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो हम कहा करते थे वो हॉरिजॉन्टल है, और ए लेस देन बी हो तो हम कहा करते थे वर्टिकल है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये देखना है कि देखें दरमियान में माइनस है, कभी ये माइनस इधर होगा और कभी ये माइनस होगा एक्स के साथ और यूँ होगा। तो जिस वेरिएबल के साथ पॉजिटिव साइन होगा उसके अलॉन्ग एलिप्स हाइपरबोला बनेगा। अब अगर x वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव है, x अगर पॉजिटिव इसका मतलब है ये अलॉन्ग x एक्सिस बनेगा, इस तरह का हाइपरबोला आपके पास। और अगर x नेगेटिव होता और y पॉजिटिव होता तो फिर ये यूँ बनता अलॉन्ग y एक्सिस। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस का डिसीजन अब प्लस माइनस के साइन के ऊपर होगा, a और b के साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जिस तरह एलिप्स में करता था। और यहाँ ए और बी सेम भी हो सकते हैं, जबकि एलिप्स में ए और बी सेम नहीं हो सकते थे। अगर एलिप्स में ए और बी सेम हो जाएं तो वो सर्कल बन जाती है। हाइपरबोला में ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो अगर एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये कौन सा केस है आपके पास, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का केस है। तो मैं लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल इसको, और रिलेशनशिप आपको याद होगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था एलिप्स में। तो हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये फ़र्क आ गया। एलिप्स में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, हाइपरबोला में इधर माइनस और इधर प्लस हो गया। अब ये इसकी डायग्राम मैंने बनाई है। डायग्राम के अंदर एलिमेंट्स में एक एक करके लिखना शुरू करूँगा। स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहने की रीज़न मैंने आपको बताई थी कि जिस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब इस हाइपरबोला का सेंटर यहाँ पे बनता है। ये अगर ओरिजिन पे आ जाए तो हम कहेंगे ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम जो एलिमेंट्स लिखना शुरू करेंगे तो पहले हम लिखते ही जो है वो इसका सेंटर है, जिससे ये बात पता लगे कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सेंटर जो है वो इसका कहाँ पे है इस वक्त, ओरिजिन पे। सेंटर के बाद इसके जो फोकस दो जो फिक्स पॉइंट हमने कहे थे, डेफिनेशन में आगे देखें ना लिखा हुआ है 2 फिक्स पॉइंट्स। तो इसका एक फोकस यहाँ पे है F1 और एक फोकस इसका यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं F2। F1 एलिप्स की तरह वो इसी तरह माइनस C0 पे होगा और ये होगा प्लस C0। तो बिल्कुल जैसे वहाँ हमने दो फोसाई लिखे थे तो ये क्या बने थे, वहाँ भी था प्लस माइनस C, 0, यहाँ भी वही है।
फ़र्क सिर्फ क्या है कि एलिप्स में सी निकालने के लिए यहाँ माइनस हुआ करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में सी निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। उसके बाद आ जाती है बात फोसाई के बाद वर्टिसेस की। तो एलिप्स के वर्टिसेस भी आपको याद होगा प्लस माइनस ए ज़ीरो थे, हाइपरबोला के वर्टिसेस भी प्लस माइनस ए ज़ीरो है। ये एक वर्टेक्स है इसका टर्निंग पॉइंट और एक ये वर्टेक्स है। तो ये वाला वर्टेक्स आ गया आपके पास, अगर ओरिजिन से पीछे है तो ये होगा माइनस ए कॉमा ज़ीरो पे, और ये वाला वर्टेक्स ओरिजिन से आगे तो ये होगा प्लस ए कॉमा ज़ीरो पे। तो प्लस माइनस ए ज़ीरो मैंने इकट्ठे लिख दिए दोनों। अच्छा, वर्टिसेस के बाद यहाँ को वर्टिसेस को हम डिस्कस नहीं करते, जो कि को वर्टिसेस होते हैं विड्थ के लॉन्ग, तो यहाँ वो नज़र हमें नहीं आ रहे। आगे चलते हैं जी। जो हमने वहाँ पे मेजर एक्सिस गए थे और माइनर गए थे उनका नाम बदलेगा। तो मेजर एक्सिस की जगह हम यहाँ यूज़ करेंगे वर्ड ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और दूसरे होंगे हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स जहाँ एलिप्स के केस में जो हॉरिजॉन्टल्स हैं उनको हमने कहा था मेजर एक्सिस, तो यहाँ वो ट्रांसवर्स हैं। और ये जो एक्सिस की लाइन है जो यहाँ पे असल में किसको शो कर रही है, एक्स एक्सिस को, और ये जो ओरिजिन से ऊपर लाइन जा रही है ये यहाँ पे कौन सी है, वाई एक्सिस। तो एलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस हम कहेंगे किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर इसकी लेंथ देखें, जिस तरह वहाँ हमने लेंथ कही थी यहाँ भी लेंथ है, तो यहाँ लेंथ होगी उसी तरह 2a। और माइनर जिनको हमने एलिप्स में कहा था उनको यहाँ हम कॉन्जुगेट कह रहे हैं, ये अलोंग वाई एक्सिस होंगे और इनकी जो लेंथ होगी यहाँ पे वो 2b होगी, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद इसेंट्रिसिटी आपको याद होगा लिखी थी हमने, इसेंट्रिसिटी, और वो ई था आपके पास। अगर उसको देखें तो सी बाय ए था इसका फार्मूला। अब सी कहाँ देखें, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से लेकर वर्टेक्स तक ए है और ओरिजिन से लेकर फोकस तक सी है। तो क्लियर नज़र आ रहा है कि ए लेस देन सी है, इसलिए जब सी ओवर ए करेंगे तो ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। ये वजह है कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है। आल्सो इसका एक और फार्मूला भी होता है, अगर आप वो यूज़ करें तो वो भी कर सकते हैं। वो ये होता है अंडर द रूट, जिस तरह एलिप्स में भी था फार्मूला, एलिप्स में था 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यहाँ होगा 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक होगी बात जी। और आगे अगर हम चलें तो इसके बाद बारी आती है, ये जो रेड कलर की दो लाइंस हैं, हर वर्टेक्स के पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन होती है। एलिप्स का अगर आप याद तो एलिप्स यूँ थी, एलिप्स का एक वर्टेक्स था इधर एक इधर, तो इससे पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन थी और एक इससे पीछे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन थी। जबकि हाइपरबोला के वर्सेस ये दो हैं, तो इससे पीछे ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन और इससे पीछे ये है। तो जो ओरिजिन से आगे है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये एक्स में होगी और एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई। जो ओरिजिन से पीछे है ये होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो ये अगर हम यहाँ लिखें डायरेक्ट्रिसेस तो दो बनेंगी, इसलिए हमने डायरेक्ट्रिसेस का वर्ड यूज़ किया प्लस माइनस ए बाई ई। तो ये सिर्फ एलिप्स का आपको साथ साथ रेफरेंस लिए बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आप माइंड में रखें कि तकरीबन सेम डाटा है। इसी को हम प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बुक में आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। अब सी ओवर ए स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, यहाँ से देखें सी किसके इक्वल है, अगर ए वहाँ ले जाएं तो सी आप जानते हैं इक्वल होता है ए ई के। सी अगर ए ई के इक्वल है तो जब हम यहाँ ए इंटू ई पुट करेंगे ई से कट जाएगा तो ये ए ओवर ई बन जाएगा। इसीलिए हम फोसाई की जब प्लस माइनस सी ज़ीरो लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे हम प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी ए ई के बराबर है इस रिलेशनशिप से। डायरेक्ट्रिसेस हो गई, ये हो गया। और लेटेस्ट एटम की जो लेंथ है वो जिस तरह एलिप्स में 2b स्क्वायर बाई ए थी, यहाँ भी 2b स्क्वायर बाई ए ही होगी। जो हम यहाँ से कॉर्ड ड्रा करते हैं, इसको हमने कहा हुआ था कि वो लेटेस्ट रेक्टम है, एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस है पास करे लाइन। तो दोनों चीज़ें कॉमन है हाइपरबोला के अंदर और एलिप्स के अंदर। जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 2b स्क्वायर बाई ए ही होगी। तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे वैसे। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है यहाँ पे ये आपके पास 2b स्क्वायर बाई ए ही रहेगी इस तरह। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल केस। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ये वर्टिकल कर दूँ मैं, जब इसको वर्टिकल करूँगा तो कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगी, वो मैं चाह रहा हूँ कि इस डायग्राम को मैं रेज ना करूँ और इसी के अंदर मैं लिखूँ, ताकि आपको फिर अलग से डायग्राम बना के हम टाइम यहाँ अपना बचा लें, थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनानी पड़े हमें। वर्टिकल केस में देखें, मैं सिर्फ रफ साहब को बता दूँ चेंज कहाँ पे आएगा, फिर आप खुद उसमें कर लीजिएगा।
वरना बुक में 6.6 से पीछे अगर देखें तो इसका एक टेबल बना हुआ है जिसमें दोनों केस लिखे हुए हैं। एक मैंने आपको समझा दिया कि आप खुद कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर वर्टिकल होगा इसकी जगह पे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। रिलेशनशिप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दरम्यान में प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो या बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेंटर वहीं रहेगा। फोसाई प्लस माइनस सी जीरो के बजाय जीरो प्लस माइनस सी हो जाएंगे। एक्स और वाई एक्स की प्लेस चेंज कर देनी है। वर्टिसेस की जगह जीरो प्लस माइनस ए आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसफर्स हो जाएंगे आपके अलॉन्ग वाई एक्सिस और कॉन्जुगेट हो जाएंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बदल जाएंगे। इसेंट्रिसिटी सी बाय ए की जगह सी बाय बी हो जाएगी और यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, जिस तरह एलिप्स में आप लोगों ने किया था। यहाँ क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, जब हाइपरबोला वर्टिकल होगा तो डायरेक्ट्रिसेस की लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी कि वो बजाय एक्स के वाई में आ जाएंगी, प्लस ए ई के बजाय ए ओवर ई के बजाय प्लस माइनस बी ओवर ई हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेट्स एटम 2b स्क्वायर ओवर ए के बजाय 2a स्क्वायर ओवर बी, जिस तरह आपने एलिप्स में किया था। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये आप इसी तरह ख़ुद इसको करें ताकि आपको वर्टिकल केस खुद समझ आए। तो ये अगर आप कर लेंगे तो आपको आसानी ये मिल जाएगी कि फिर आपकी रिवीजन भी हो जानी और हमारा यहाँ टाइम बच जाएगा। तो मैं इसको वर्टिकल केस आप पे छोड़ रहा हूँ। फ़िलहाल हम दोबारा से जो हॉरिजॉन्टल हमारा केस है उसी की हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो ये सारा डाटा जो लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल केस का था। अब इस हॉरिजॉन्टल केस की मैं जनरल फॉर्म आप लोगों के सामने लिखता हूँ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की जगह अब हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन की। अब जनरल इक्वेशन जो होती है आपके पास, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि x और y की जगह हम सेंटर जो है उसका ओरिजिन से हटा देते हैं। जब सेंटर ओरिजिन से हट जाएगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ना देखें। x की जगह आप जानते हैं कि x ओवर ए स्क्वायर था, तो इसकी जगह आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ओवर बी की जगह आ जाएगा, जहाँ y था वहाँ y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाना है 1। अब इसेंट्रिसिटी की इस रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट देखिए कैसे चेंज होंगे। इधर h और k माइनस हो रहा है तो आपने क्या करना है, 0 0 में h ऐड करना है और k ऐड करना है इधर। तो नया जो आपके पास सेंटर आ गया, अगर इसको मैं c से डिनोट करूं तो नया सेंटर आएगा h कॉमा k पे। फोसाई पहले प्लस माइनस c 0 थे, देखें अब क्या होना है, प्लस माइनस c, इधर चूँकि h माइनस हो रहा है तो इधर h ऐड कर देंगे और 0 में क्या ऐड कर देंगे, तो नए जो फोसाई आएंगे इसके वो प्लस माइनस सी प्लस एच और कॉमा के, जिस तरह आप हाइपरबोला एलिप्स में कर चुके हैं उसी तरह हाइपरबोला में कर रहे हैं। वर्टिसेस में क्या फ़र्क पड़ना है, प्लस माइनस ए 0 था तो x वाले में h ऐड करना है और y वाले में k ऐड करना है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए प्लस एच और कॉमा के। ठीक है जी, जो यहाँ माइनस है वो यहाँ प्लस और जो वहाँ प्लस है वो यहाँ माइनस करना होता है हमने। डायग्राम डेफिनेटली ये नहीं होगी। अब डायग्राम चूँकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की डायग्राम है, पहले ये एग्जैक्ट इसके एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस थे और ये अलॉन्ग वाई। अब होगा क्या, होना ये है कि ये ओरिजिन तो अब इसका सेंटर नहीं रहा। अगर ये इसका सेंटर नहीं रहा तो फ़र्क ये पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस नहीं रहेंगे और ये वाई एक्सिस नहीं रहेंगे अब। ठीक है, एलिमेंट्स के ऊपर ही फ़र्क पड़ जाएगा। मैं सारे एलिमेंट रेज करता हूँ जो कि अब एलिमेंट्स वो नहीं हैं जो हमें पहले नज़र आ रहे थे। तो फ़र्क ये पड़ता जाएगा कि हाइपरबोला की जो शेप है वो तो ऐसी रहेगी, सिर्फ हाइपरबोला की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब हो सकता है यही हाइपरबोला हो, बल्कि मैं इसको अरेज करके एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं। जैसे मैं अगर इसको अरेज करता हूँ यहाँ से, ये मैंने इसको अरेज कर दिया। अब आप ये समझ लें कि एक्स वाई प्लेन अपनी जगह पे कहीं इंटैक्ट है, उधर ही है, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है। हाइपरबोला कहीं आगे पीछे बन रहा है, उसका सेंटर डिस्प्लेस हो गया। पहले यहाँ सेंटर था, अब ये सेंटर है उसका, जिसको नेचर के कहा हुआ है ये वाला, और इधर कहीं हाइपरबोला यूँ समझ लें कि बन रहा है। यहाँ कहीं डायरेक्ट्रिसेस की लाइंस होंगी, यहाँ सेंटर होगा ये। अब ये उसके एक्सिस थे, कौन से, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो पहले ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस से अलॉन्ग है, अब क्या होंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो जहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने कहा था वहाँ हम क्या लिखेंगे, अब वहाँ हम लिखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जहाँ अलॉन्ग वाई एक्सिस कहा था, अब ये जो इसके कॉन्जुगेट एक्सिस हैं ये वाई के पैरेलल हैं। तो अब हम कहेंगे ये कॉन्जुगेट हैं, ये बजाय अलॉन्ग वाई लिखने के हम लिखेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, लेंथ उसी तरह रहेगी, क्योंकि शेप तो चेंज नहीं हुई, साइज चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, तो लेंथ वही रहेगी 2a और 2b। इसेंट्रिसिटी में चूँकि वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, ये कांस्टेंट रेशो होती है, ये भी साइज पे है बेसिकली ई,
तो साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट्रिसिस पहले x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई थी। अब जो चेंज x में है उसको बैलेंस करना है। x में ये चेंज है कि h माइनस हो रहा है, तो यहाँ आपने h को क्या करना है, ऐड। अगर ये y में होती, वर्टिकल पैराबोला होता, हाइपरबोला होता, तो y वाला जो k है वो यहाँ ऐड कर देते हैं। बाकी लेंथ फिर उसी तरह इनवेरिएंट क्वांटिटी है, जो रेट सिस्टम की लेंथ है वो वैसी ही रहेगी। तो ये एक हाइपरबोला अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से जनरल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट होता है, और जनरल केस भी ऐसे ही होगा और वर्टिकल केस भी ऐसे ही होगा। तो अब हम इसके जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एलिप्स में नहीं होती, हाइपरबोला में होती हैं, और वो दो चीज़ें डिफरेंट हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। एक उसमें ये है कि हाइपरबोला में ए और बी इक्वल हो सकते हैं, एलिप्स में ए और बी इक्वल नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसके एसिम्पटोट्स, जो कि एलिप्स में नहीं थे, हाइपरबोला में होते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज ये बात करवा दूँ कि हाइपरबोला और एलिप्स में फ़र्क सिर्फ प्लस माइनस का है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स तकरीबन सेम है, नाम भी सेम है ऑलमोस्ट, और मेथड भी तकरीबन सेम है। और दो जगह पे नाम बदलें, हमने यहाँ मेजर माइनर को ट्रांसवर्स कंजुगेट कह दिया, सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हुआ, प्लस माइनस का फ़र्क पड़ा, बाकी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आपको क्या नज़र आ रही हैं, सेम नज़र आ रही हैं। अब जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाए। अच्छा जी, शुरू करते हैं बात। ये हाइपरबोला की इक्वेशन लिखी है मैंने आपके सामने, तो नोट बना के लिखता हूँ। पहली बात ये है कि अगर ए बी के इक्वल हो जाए हाइपरबोला के अंदर, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एक ख़ास किस्म का हाइपरबोला बनता है, जिसको हम कहते होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर कहने की जो रीज़न है वो भी आपको नेक्स्ट जो पॉइंट लिखूंगा उसमें समझ आएगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगा, जब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और इस हाइपरबोला के अंदर जो इसेंट्रिसिटी होती है, देखें वो भी एक स्पेशल वैल्यू बनती है आपके पास। इसेंट्रिसिटी आप जानते हैं किसके इक्वल थी, e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। अब जब a और b इक्वल हो जाएंगे तो a और b कट जाएगा और ऊपर भी 1 आ जाएगा, मतलब a और b कैंसिल हो जाएंगे, जो कि इक्वल है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये अल्टीमेट बनेगा अंडर रूट 2। तो इसका मतलब है ये बात फिक्स हो गई कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी है वो अंडर रूट 2 होती है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आप क्या लिखेंगे, 2 अंडर रूट 2 सॉरी, और ये क्लियरली ग्रेटर देन 1 है। अच्छा, दूसरा नोट में लिखूंगा जो नई चीज़ थी जो एलिप्स में नहीं थी, वो थे इसके एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। अब वैसे एसिम्पटोट्स का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको सेकेंड ईयर के स्टार्ट में बताया था, जब हम यूनिट टेस्ट के वाले से चैप्टर 1 पढ़ा था सेकेंड ईयर का, फंक्शंस वाला, लिमिट्स वाला, तो वहाँ मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था। वैसे आपको बता दूं कि एसिम्पटोट्स जनरल क्या होते हैं, फिर हाइपरबोला के लिए हम देखेंगे। एसिम्पटोट्स असल में बाउंड्री लाइंस होती हैं जिनके साथ ग्राफ की ये समझ लें कि बाउंड्री लाइन अटैच होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं y इज़ इक्वल टू log x की, ये एक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ अगर आप देखें log x का, तो आप ये जानते हैं कि log की इनपुट हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। जो इनपुट देते हैं आप वो 0 से लेस या इक्वल नहीं पुट कर सकते, 0 से ग्रेटर पुट करते हैं। और आउटपुट जो होती है इसकी, यानी y जो होता है वो कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ग्राफ इसका इस तरह से बन रहा होता है हमारे पास, इस तरह। अब देखें ये y एक्सिस की लाइन है और ये लाइन इसके बिल्कुल ग्राफ के साथ साथ मूव करती है, यानी ग्राफ में x को 0 करते तो हम ये y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ जाते। तो x ग्रेटर 0 का मतलब है कि इस लाइन से आगे आगे ग्राफ बन रहा है, और y देखें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं, लेकिन x हमेशा 0 से क्या रहेगा, ऑनवर्ड। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस ग्राफ की बाउंड्री लाइन है। और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है y एक्सिस की लाइन, अगर यहाँ ओरिजिन हम रख लें। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है अगर इसका मैं लिखूँ वर्टिकल एसिम्पटोट, यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि ग्राफ log ऑफ x का वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ बनेगा, तो आप ये कहेंगे कि वर्टिकल एसिम्पटोट इज़ एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या चीज़ है, असल में वो है y एक्सिस। तो y एक्सिस की जो लाइन है वो log x का वर्टिकल एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट एक लाइन है जिसके साथ ग्राफ की एसोसिएशन है कि ग्राफ इस लाइन के साथ साथ रहेगा लेकिन इससे पीछे नहीं जा सकता। बिल्कुल इसी तरह हाइपरबोला के ग्राफ के भी 2 एसिम्पटोट्स होते हैं। ये जो रेड कलर की 2 लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये हाइपरबोला के ग्राफ का देखें बाउंड्री लाइन बन रही है। ग्राफ जो है इन 2 लाइंस के दरमियान में जा रहा है,
यानी ये हाइपरबोला का ग्राफ जो ब्लैक कलर का आगे जाता जाएगा लेकिन इस लाइन से आगे नहीं जा सकता, यहाँ से इधर आएगा लेकिन इस लाइन से आगे नहीं आ सकता, इसी तरह यहाँ से ग्राफ मूव करेगा लेकिन लाइन से बाहर नहीं जा सकता, इधर आएगा लेकिन लाइन से बाहर नहीं। तो ये दोनों लाइंस जो हैं इसने ग्राफ को कैप्चर किया हुआ है। तो ये ग्राफ की बाउंड्री लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स। अब यहाँ तो एसिम्पटोट आपने फ़ौरन देख लिया x = 0 था, ठीक है। अब यहाँ जब हाइपरबोला के एसिम्पटोट निकालें, इसके एक स्टैंडर्ड मेथड बुक में लिखा हुआ है, वो ये है कि जब भी एसिम्पटोट्स निकालने हो आप हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है ना, x² - a² जैसी भी आपको इक्वेशन दी हो, आपने इसको = 0 पुट कर देना है। जब भी किसी हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स निकालने हो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा देखें, y² - b² एक तरफ कर लें और x² - a² एक तरफ कर लें, फिर y² एक तरफ करके बनेगा b² / a² x² और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y आ जाएगा ± b / ax। अब y = x आप जानते हैं वो लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, तो y = b / ax और y = -b / x दो लाइंस बन गई हमें। दोनों कहाँ से पास कर रही हैं, ओरिजिन से। ये इधर लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड में आ रही है, ये होती है y = b / ax और जो सेकंड और फोर्थ में आ रही है ये y = -b / ax है। तो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। तो ये इस तरह कभी भी आपसे वो पूछे तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई एसिम्पटोट्स की, तो फिर मैं दोबारा इसका लिंक बनाता हूँ किसके साथ, जो ऊपर हमने लिखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ। अब देखें जिस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी हमने फिक्स कर ली, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एसिम्पटोट्स की तरफ आते हैं। आप जानते हैं देखें कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें क्या होना है, होना यह है कि a और b इक्वल होंगे। तो मुझे बताएं जब हम y = ±b / ax लिख रहे होंगे, a और b को जब मैं सेम कर दूंगा तो ये हो जाएगा a / ax, a और a कैंसिल हो गए, यानी a और b इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा ±x। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो एसिम्पटोट्स होंगे वो ये होंगे। तो अब देखिए ये दो लाइन जिनसे आप फेमिलियर होंगे, अगर आपको याद हो, हमने ये सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है कि y = x और y = -x, ये दो ऐसी लाइंस होती हैं कि जो हम फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हैं। अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये लाइन है y = x, अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लाइन है y = -x, लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और इनके दरमियान में एंगल डेफिनेटली कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है उसको रेक्टेंगुलर कहने की रीज़न ये होती है कि उसके एसिम्पटोट्स के दरमियान एंगल 90 बनता है। तो 90 डिग्री को हम आमतौर पर रेक्ट एंगल भी कहते हैं। इसलिए ये जो हाइपरबोला जिसमें a और b इक्वल होते हैं उसमें एंगल जब 90 बनता है एसिम्पटोट्स का, तो उस हाइपरबोला का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन यूँ बन सकता है कि एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज़, आगे ऑप्शन हो 30, 60, 45, 90, तो आपने 90 चूज़ करना है। फिर इसी तरह वो कोई भी हाइपरबोला की इक्वेशन दे के आपसे एसिम्पटोट पूछ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी एसेंट्रिसिटी पूछ सकता है, या ये लिखा हुआ आ जाए कि if a = b then the hyperbola is called, तो आपने ऑप्शन चूज़ करना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का टॉपिक हर लिहाज से हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। और जिस तरह मैंने आपको एलिप्स के 2 MCQ लिख के बताए थे जिसमें उसमें एलिमेंट्स का काम था, और साथ मैंने 1-2 चीज़ें और आपसे पूछी थी MCQ बना के, बिल्कुल वैसे ही इसके MCQs बन सकते हैं। बाकी जो डिस्कशन रिमेनिंग है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप जूम वाली लाइव क्लास में मेरे साथ कीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रॉपर, और कुछ आपको MCQs भी करवा दूंगा हाइपरबोला से रिलेटेड। तो चूँकि हमारे पास टाइम कम है, हम चाह रहे हैं कि हम इसको जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है 6.6 तो हो चुकी है, इससे ऑनवर्ड वो आज कर लें, और फिर चैप्टर इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं इससे नेक्स्ट पोर्शन। अच्छा जी, अब चूँकि आज जो काम हमने करना था वो 6.6 से 6.9 तक था, तो 6.6 मैंने हाइपरबोला का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। आप 6.7 की तरफ आते हैं। इसमें आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का काम करना है। जो कॉनिक्स 4 आपके पास है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। और टेंजेंट ड्रा करने के लिए किसी भी लाइन का कोनिक के ऊपर टेंजेंट होने का एक क्राइटेरिया होता है। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल अगर हमारे पास, और कोई भी लाइन इसके साथ अगर बिहेवियर अपना शो करेगी तो वो 3 तरह का बिहेवियर बना सकती है। एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो इसको ना टच करे ना कट करे।
या ये हो सकता है कि वो लाइन सिर्फ इसको एक पॉइंट पे टच कर रही हो, जिसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, और या ये हो सकता है कि वो लाइन इसको दो जगह कट करे, जिसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। तो लाइन का सर्कल के साथ या किसी भी कोने के साथ तीन तरह का बिहेवियर हो सकता है। हम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं सिर्फ उस केस में जिसमें लाइन सर्कल को या किसी कोने को टच करे। टच करने का मतलब है कि कोई भी लाइन सर्कल पे या किसी कोने पे टेंजेंट हो, इसकी क्या कंडीशन है वो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैंने ये हेडिंग बनाई है, कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी ऑफ कोनिक्स। कोनिक्स के ऊपर जो चार कोनिक्स हैं उनके ऊपर किसी लाइन के टेंजेंट होने की क्या कंडीशन है, यही कंडीशन आपके पेपर के MCQs में आती हैं। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल की, ठीक है। हेडिंग बना लेते हैं सर्कल और लिखते हैं सर्कल अगर ये वाला है जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है x² + y² = a², ठीक है। आप जानते हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, रेडियस क्या होता है a। अब कोई भी लाइन है, लाइन या यूँ कह देते हैं, ये हम पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं, दी लाइन y = mx + ये लाइन की ये वाली टाइप चैप्टर 4 में आपने लाइन की 5 टाइप्स पढ़ी हैं। उनमें से ये वाली इसलिए चूज़ की जाती है कि ये सबसे आसान टाइप होती है, सबसे छोटा इसका ये समझने छोटी इक्वेशन होती है, और इसका जो डाटा है वो बड़ा प्रिसाइज सा होता है। m इसकी स्लोप और c इसका y इंटरसेप्ट होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल कौन सा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, टेंजेंट सर्कल इफ अगर ये कंडीशन होल्ड करे c² = a² × 1 + m²। तो अब आपका जो MCQ बन सकता है वो सिंपल यही होगा कि वो आपसे पूछेगा कि द लाइन y = mx + c इज टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² a² इफ़ के बाद इस तरह की चार आपको कंडीशंस दी जाएंगी, और आपने यू हैव टू सेलेक्ट द वन विच इज़ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू द ऑफ ए लाइन टू द सर्कल। सर्कल के ऊपर जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो आपने चूज़ करनी होगी, जो कि ये लिखी है आपके सामने। फर्दर मोर फिर मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि जैसे ये डायग्राम बनी है ना आपके सामने, ये लाइन थी y = mx + c, सर्कल था जिसका रेडियस क्या था, a था। तो इस लाइन के टेंजेंट होने के लिए कंडीशन क्या बनी, c² = a² × 1 + m²। अगर मैं यहाँ से c की स्क्वायर रूट लेके वैल्यू निकालूँ तो ये बनती है √a का स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो ± a ये बनता है। और ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूँ, mx ± जहाँ c था वहाँ ये लिख दूँ, तो ये असल में मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन पूरी बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन है, इसको तो बल्कि आप हाईलाइट कर दें थोड़ा सा, क्योंकि MCQs में आपने ये कंडीशन चूज़ करनी होती है। फर्दर मोर अगर मैं हम यहाँ से c निकाल लें तो c आपके पास बनेगा ± a × 1 + m²। तो आपका एक MCQ ये भी बन सकता है कि तीन चीज़ें हों, जैसे मैं कहता हूँ कि ये लाइन है y = 2x + c, और ये सर्कल है x² + y² = 25। अब आप देख सकते हैं 2 किसकी जगह लिखा हुआ है, m की जगह, यानी m कितना है आपके पास 2, और ये a² 25 है, तो a कितना हो गया 5। तो आपको a भी दे दिया गया, m भी दे दिया गया। वो यूँ ये MCQ की बात कर रहा हूँ कि इस तरह MCQ बन सकता है कि ये लाइन अगर इस सर्कल पे टेंजेंट है तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, कि c की किस वैल्यू के लिए टेंजेंट होगी। तो आपने अगर c निकालना है तो कोई बड़ा काम नहीं, आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे c किसके इक्वल होता है, c² होता है a² × 1 + m²। तो यहाँ से a² की जगह आ जाएगा 25, m² m अगर 2 है तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 125। तो c आपको मिलेगा ± √125। ठीक होगी बात जी। तो इस तरह आप m, c और a तीन अननोन है, 3 MCQs बन सकते हैं, a फाइंड करने वाला, m फाइंड करने वाला, c फाइंड करने वाला। तीनों में से 2 बातें पता होंगी, 2 चीज़ें पता होंगी, तीसरी आपने फाइंड करनी होगी। तो 3 MCQs इसके बन सकते हैं, एक MCQ कंडीशन का बन सकता है, और एक MCQ इसका रिवर्स बन सकता है कि वो आपको ये कह दे कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इस लाइन का इस सर्कल से क्या बिहेवियर होगा, टेंजेंट होगी, सेकेंड होगी, टच या कट नहीं करेगी, किस तरह का बिहेवियर होगा। ठीक होगी बात जी, क्लियर है सब लोगों को बात। और इसके साथ साथ फिर एक MCQ ये भी बन सकता है कि फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसी होगी। तो आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, वही लाइन जो ऊपर हमने कही है कि टेंजेंट लाइन बन जाएगी ये वाली लाइन।
इस लाइन में क्या करना पड़ेगा, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो मैंने अब लिखी है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है किसके ऊपर भाई, सर्कल के ऊपर। और ये आपको याद होगा 6th चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसको 6.2 के अंदर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर आपने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना और आपको पॉइंट ना पता हो, सिर्फ कंडीशन पता हो, तो फिर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते थे। इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन एम फॉर्म कहा था। तो तकरीबन 5 से 6 MCQs तो बिल्कुल स्ट्रेट बन सकते हैं इसे। फिर उसमें वैरायटी और लगाई जाए, अगर वैल्यूज़ बदली जाए, चेंज किया जाए, तो तकरीबन आप इससे 15 to 20 MCQs बना सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के। तो यहाँ तक बहरहाल एक मैंने कोनिक जो है सर्कल उसके हवाले से आपको लिख के बताया है। अब हम जो बाकी कोनिक्स हैं, इस तरह मैंने इसकी डिटेल बताई है, वैसे उनकी डिटेल आपको बताता हूँ, और हर कोनिक की कंडीशन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिख के यहाँ पे डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब ज़रा थोड़ा सा काम प्रीसाइज वर्डिंग में किया जाए, क्योंकि अभी हमारा 6.7 के बाद 6.89 का काम भी रहता है और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर ये वाला इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास बात आ जाती है पैराबोला की। पैराबोला कौन सा होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी वही बात मैं लिखूंगा कि दी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिस तरह मैंने वहाँ लिखा था, इज टेंजेंट टू द पैराबोला। ये जो ऊपर पैराबोला लिखा है उसकी बात हो रही है, टू द पैराबोला। कब ये टेंजेंट होगा, इफ़, इसकी बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, इफ c इज इक्वल टू a बाय m। c इज इक्वल टू क्या होगी कंडीशन, a बाय m। तो जिस तरह उधर c स्क्वायर की ये कंडीशन थी, यानी c स्क्वायर में था, यहाँ स्क्वायर में नहीं होगा, यहाँ सिंपल होगा ये वाला। और अगर ये कंडीशन है c के ऊपर, तो फिर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो क्या बनेगी, आल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ये क्या बनती है अभी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी ना, c की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लें तो ये आपके पास बनेगी पैराबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन, जिस तरह यहाँ सर्कल के लिए ये थी। तो जिस तरह मैंने उसके आपको MCQs की वैरायटी बताई है कि इस तरह जिस तरह वहाँ बन सकते हैं MCQ, उस तरह यहाँ भी 5-6 MCQ स्ट्रेट बन सकते हैं। बाकी वैरायटी रखें तो 15 to 20 MCQs बनाए जा सकते हैं। ठीक हो कि बात जी। इसके अंदर छोटा सा नोट लिख लेते हैं कि अगर पैराबोला ये वाला हो, ये वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन जो कंडीशन होगी, देन द कंडीशन इज, फिर कंडीशन होगी c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वेयर। जिस तरह वहाँ c इज इक्वल टू a बाय m थी, यहाँ होगी c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वेयर। अच्छा जी, जिस तरह उसके मैंने कहा है कि MCQs बन सकते हैं 5-6, इस तरह इसके साथ भी आप 5-6 MCQs बना सकते हैं। अब तीसरा केस हमारे पास आ जाएगा एलिप्स का। और एलिप्स की अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और वही सेम बात यहाँ लिखते हैं, द लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द एलिप्स इफ। अब जिस तरह सर्कल की पैराबोला कंडीशन है, इस तरह एलिप्स की कंडीशन ये होती है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ 4 अननोन्स हैं, 4 वैल्यूज़ हैं जो आपने फाइंड करनी होती है, ए बी एम और उसके बाद सी। यहाँ भी 3 वैल्यूज़ थी, सी ए एम, यहाँ भी 3 थी, सी ए एम, यहाँ 4 हो गई। इसका मतलब इसके MCQs अब ज़्यादा बन सकते हैं। 3 कोई ही चीज़ें ए बी एम और सी में से आपको दी होंगी और जो रिमेनिंग है 4th वो आपने फाइंड करनी होगी। ये कंडीशन होगी भी, यहाँ से सी निकालें तो क्या बनता है, यही चेक कर लेते हैं। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज अगर सी फाइंड करना हो तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले तो मैं कंडीशन को हाईलाइट करता हूँ जो कि आपके MCQs में आ सकती है। अब जब सी निकल आया तो देखें ये जो इक्वेशन थी एम एक्स प्लस सी, यहाँ सी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन थी ना ये वाली, तो मैं जिस तरह हर एक साथ लिखता आ रहा हूँ, आल्सो इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट इज़, वो क्या बनेगी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स, जहाँ c लिखा था c की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो c की वैल्यू क्या है प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। आगे चलते हैं, इसके बाद ये फोर्थ नंबर पे हम आते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास होगी अब सबसे पहले सर्कल हुआ, पैराबोला हुआ, एलिप्स, और अब आखिरी कोने की रह गई है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड अगर लिखें जिस तरह सर ये एलिप्स की लिखी हुई है, तो हाइपरबोला में दरमियान में सिर्फ माइनस आएगा, और जिस तरह प्लस है तो प्लस वाली कंडीशन है तो माइनस से माइनस की कंडीशन आ जाएगी। अब हम लिखेंगे द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। ये कब होगा हाइपरबोला पे, इफ सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी। बिल्कुल वही सेम कंडीशन है, जिस तरह प्लस अगर है तो प्लस है, और अगर माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आपके पास हाइपरबोला पे एक कंडीशन बनती है टेंजेंट की। और सिमिलरली जिस तरह वहाँ सी निकाला, अगर यहाँ से हम सी निकाल लें तो सी आएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आपके पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, सी की। और जिस तरह इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम बना रहे हैं इस तरह इसकी भी बना लेंगे। Also equation of tangent is also equation of tangent is क्या बनेगी, y is equal to एम एक्स प्लस माइनस सी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, और वैल्यू क्या है सी की जगह ये लिखिए आपके सामने प्लस माइनस ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आप देख सकते हैं कि हर ग्राफ की कंडीशन और फिर उसके साथ उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने लिख दी है। हर एक के अगर आप 5-5 7-7 MCQs बनाएं तो तकरीबन आप ये समझ लें कि, और अगर उसमें थोड़ी सी वैरायटी भी रखें तो आपके ये जो मैंने बातें अभी बोर्ड पे लिखी हैं, जो 4 कंडीशंस, कम से कम आप इससे ये समझ लें अराउंड 100 जो है 100 के अराउंड आप इसके MCQs बना सकते हैं। और बिल्कुल अगर स्ट्रेट MCQs बनाएं फिर भी आप 40 to 50 बना सकते हैं इसके, और अगर वेरिएशन दे दे रहे हैं उसमें वैल्यूज़ की और थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया चेंज करते हैं तो तकरीबन 100 के करीब इसके MCQs बनते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और पेपर में एंटी टेस्ट में लाजमी इसका कोई ना कोई MCQ आपका आया हुआ होता है। तो ये लिखने के बाद आप ये समझ लें कि हमारा 6.7 का जो काम था वो कंप्लीट है। अब हम इसी में एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हम किसी भी कोने के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन ड्रा करें तो उसके लिए कुछ रिप्लेसमेंट्स हमारे पास होती हैं जिनके थ्रू हम जल्दी आंसर निकाल लेते हैं। ये जो सारे टेंजेंट की इक्वेशन हमने बनाई हैं ये सारे वो हैं जब आप जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं वो पॉइंट आपको ना पता हो। यहाँ कहीं भी हमने x1 y1 वो जो पॉइंट यहाँ टेंजेंट ड्रा करते हैं इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया हुआ। ये वो सारे केसेस हैं जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं और पॉइंट आपको कर्व पे नहीं दिया होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको टेंजेंट ड्रा करना है किसी कर्व पे, कर्व मीन किसी कोनिक पे, सर्कल पे, एलिप्स पे, हाइपरबोला पे, पैराबोला पे, तो फिर आप उस कोने के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए क्या शॉर्टेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ उसकी हेडिंग बनाता हूँ फिर आपके सामने उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था कि अब हम ये सीखना चाह रहे हैं कि किसी कोने के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उस कोनिक पे लाई करता हो उस पर अगर टेंजेंट की इक्वेशन बनानी तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो हेडिंग लिखी है मैंने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कोनिक एट पी। एट मीन्स कि वो किसी पॉइंट उस कोनिक पे लाई करता हो। तो मैंने लिखा है वो यूज़ फॉलोइंग रिप्लेसमेंट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी कोनिक एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट्स कौन सी हैं, वी हैव टू रिप्लेस एक्स स्क्वेयर बाई एक्स x1, वाई स्क्वेयर बाई वाई y1, एक्स बाई एक्स प्लस x1 बाई 2 एंड वाई बाई वाई प्लस y1 बाई 2। और एक्स वाई कैसे करना है, एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2 से। यही जो 5 टर्म्स हैं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स वाई और एक्स वाई, यही हो सकते हैं और कोई टर्म किसी कोनिक में होती ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है और कैसे कहीं किसी उस पर अप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ, ये देखें एक क्वेश्चन बनाता हूँ जो आपका MCQ आ सकता है पेपर में कि राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला
टू द पैराबोला, और पैराबोला मैं लिखता हूँ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला है, ठीक है। इस पैराबोला की किसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा करना है। पॉइंट कौन सा है? एट ये पॉइंट है हमारे पास जिसमें x की जो वैल्यू है वो आप समझ लें कि x को अगर हम कहते हैं लेट्स से 1 और y हम कहते हैं कि आपके पास आ जाएगा 2। तो 1,2 एक पॉइंट है जिसमें हमने पैराबोला की इस पॉइंट पे ड्रा करना है, लिखनी है टेंजेंट की इक्वेशन। पहले ये इंश्योर कर लें कि क्या ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है या नहीं करता। तो आप x को 1 पुट करें, ये देखें 1 2 है ना, x को 1 पुट करें तो 4 × 1 4 और y को 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4, तो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है। ये रिप्लेसमेंट्स यूज़ ही तब होती हैं जब पॉइंट कर्व पे लाई करता हो, सर्कल हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो या पैराबोला हो। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? देखें, हमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, एक स्टेप में हमें आंसर मिलता है, ये रिप्लेसमेंट यूज़ करनी है। ये पॉइंट अब कौन सा है? इसको कहें तो ये x1 और y1 है। तो क्या रिप्लेसमेंट हमने पढ़ी थी भाई? वाई स्क्वायर किससे रिप्लेस करना है? y1 से। तो ये देखें हमारे पास, ये देखें रिप्लेसमेंट, ये था हमारा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर की जगह आएगा y1, y1 कितना है? 2, तो ये y1 हो गया। और x की जगह क्या आएगा? x + x1 / 2, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब होगा क्या? ये 2 2 से कट जाएगा तो 2y = 2x + 2 आ जाएगा। 2 सारे कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं हम, तो पीछे बचेगा आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद x - y + 2 = तो ये वो लाइन थी जो टेंजेंट लाइन थी पैराबोला के ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट में। इस तरह एलिप्स, हाइपरबोला, इनके ऊपर आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आज मैंने जो हाइपरबोला का टॉपिक पढ़ा उसमें रह गई थी, वो हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, तो वो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, और फिर हम आखिरी जो फेज़ है 6.89 का वो करते हैं। तो हेडिंग बना लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला मैंने आपको लिख के बताई थी, पैराबोला की भी, सर्कल की भी, एलिप्स की भी, हाइपरबोला की रह गई थी। तो अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन वो है जिसमें x और y लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एक इक्वेशन के अंदर, जिसमें एक में लिखा हो उसको हम कहते हैं जनरल रिलेशनशिप है ये वाला। इसकी जो पैरामीट्रिक फॉर्म बनती है वो होती है x = a secant थीटा और y = b टेंजेंट थीटा। ये हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है इस वाले की। और अगर हाइपरबोला अपनी जनरल फॉर्म में हो x - h होल स्क्वायर जिसका सेंटर रीजन पे नहीं होता, और y - k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, तो इसकी जो होंगी वो जो इफेक्ट बैलेंस करना आपने सीखा हुआ है कि x में आपने यानी a secant थीटा पहले x था, अब h माइनस हुआ है तो इसमें h ऐड कर देंगे, और b टेंजेंट थीटा y था उसमें हमने k ऐड कर देना है। तो ये आ जाएंगी आपके पास इस हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक होगी बात जी। अब हाइपरबोला का टॉपिक भी कंप्लीट है, 6.7 भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। अब 6.8 और 9 आखिरी फेज़ है, वो पढ़ने के बाद हमें आज का लेक्चर जो है वो क्लोज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो टॉपिक है 6.8 और 9 को, उसकी मैंने कंबाइन हेडिंग बनाई है। इसमें हमने कोनिक्स को ट्रांसफॉर्म करना सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोनिक्स। ये यूजुअली ये होता है कि कोनिक अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो कैसे उसको आपने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होता है, वो हमने यहाँ काम करना है, ट्रांसफॉर्म करना सीखना है। ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह से होती है, एक होती है थ्रू ट्रांसलेशन और एक होती है थ्रू रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन का आइडिया आपने 4.2 में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको याद होगा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस के दो क्वेश्चन किए थे। 4.2 के अंदर 4 क्वेश्चन थे, पहले 2 ट्रांसलेशन के थे और आखिरी 2 रोटेशन के थे। तो उसका आइडिया यहाँ यूज़ होना है। इस को समझाने के लिए बजाय ऐसे कि हम थ्योरेटिकल वे से काम करें, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया जो आपके पेपर में MCQs में आ सकता है। क्या लिखा है इसमें? फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस। आपने जो भी आपको फॉलोइंग इक्वेशन दी जाएंगी उनके आपने क्या करना है कि एक नई इक्वेशन आपने बनानी है। वो किस तरह से? विद रिस्पेक्ट टू न्यू पैरेलल एक्सिस, जो नए पैरेलल एक्सिस आएंगे उसके रिस्पेक्ट से। इसका मतलब है पहले वाले एक्सिस के पैरेलल एक नए एक्सिस आप लोगों ने बनाने हैं, जिसको अगर आप रिकॉल करें तो 4.2 में हमने कहा था ट्रांसलेशन में एक्सिस रिमेन पैरेलल, वो पैरेलल रहते हैं।
तो नए पैरेलल एक्सिस के हिसाब से आपने इक्वेशन बनानी है, और कैसे करनी है? बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द इंडिकेटेड पॉइंट। ओरिजिन को आपने शिफ्ट करना है किसी और जगह। तो आप याद करें, तो यही काम था हमारे पास ना, कि ये अगर पुराने एक्सिस हुआ करते जिनको हम स्मॉल एक्स वाई कहा करते थे, तो ये पूरा फ्रेम उठा के कहीं और शिफ्ट करते थे, और नए ओरिजिन को हमने ओ प्राइम कहना होता था। तो ओ प्राइम नया ओरिजिन हुआ करता था, और ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का इनको नाम दे दिया करते थे हम। तो एक्स के पैरेलल एक्स, वाई के पैरेलल वाई, ओरिजिन शिफ्ट हो जाता था नए पॉइंट पे। और ओरिजिन आपको याद होगा इसके कोऑर्डिनेट्स एच और के हुआ करते थे। 4.2 में हमने ये काम किया था। फिर आप क्या करते थे, जो कैपिटल एक्स था ये स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई क्या हुआ करता था? स्मॉल वाई माइनस के। चूँकि हमें स्मॉल एक्स वाई में इक्वेशन दी हुई है और हमने कैपिटल में कन्वर्ट करनी है, तो इसी के रिलेशनशिप को आपको याद होगा यूँ भी हमने यूज़ किया था कि स्मॉल एक्स इक्वल था कैपिटल एक्स प्लस एच के, और स्मॉल वाई इक्वल था कैपिटल वाई प्लस के। तो नए जो एक्सिस होंगे न्यू, यानी कैपिटल एक्स वाई, इसमें आपने इक्वेशन बनानी है। सो यू हैव टू कन्वर्ट स्मॉल एक्स वाई इंटू कैपिटल एक्स वाई। तो आपके लिए ये रिलेशनशिप यहाँ यूज़ होगा। तो क्या करना होगा? एच और के भी आपके पास है, ये एच की वैल्यू है और ये आपके पास किसकी वैल्यू है? के की। तो आपने सिंपली क्या करना है, देखें, पहले तो ये एनालाइज करना है कि ये कॉनिक है कौन सी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमने क्यों करना है ये काम। तो आप लोगों को याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी कॉनिक में, अगर पहले आपने यही नहीं सुनी ये बात, तो आप सुन लें कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट हों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्रेजेंट हों अगर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम हों, तो ये सर्कल होता है, जैसे अभी लिखा हुआ है आपके सामने। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं, जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव हों और सेम ना हों, तो ये एलिप्स होती है। तो इसका मतलब है ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। और अगर ये एलिप्स की इक्वेशन सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में होती और साथ कोई कांस्टेंट लिखा होता, तो हम कहते हैं ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन ये जो साथ एक्स पावर 1 और वाई पावर 1 आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री टर्म्स, ये दो टर्म्स के आने का मतलब है कि एलिप्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होने का मतलब है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है। तो ये समझ लें कि ये ओरिजिन था और एलिप्स यहाँ कहीं बन रही है। आपने असल में क्या करना है, आपने ऐसा कोई इसमें सिनेरियो बनाना है, इस तरह इसके एक्सिस को चेंज करना है कि ये एलिप्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। यानी अब मैं सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ कि हमने एक ऐसी एलिप्स की इक्वेशन जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हैं, देखें इस तरह की होती है एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी उसमें वेरिएबल सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है, एक्स और वाई नहीं होते, जिस तरह ये दो लिखे हुए। तो ये जो अभी हम काम करने लगे हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो डिग्री 1 वाली टर्म्स हैं ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, दोनों वैनिश हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, इनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे और अल्टीमेटली एलिप्स में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आएगा और वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो उस पर्पज़ के लिए ये जो यूज़ किया था आइडिया 4.2 वाला, वो करेंगे। हमने क्या करना है, सिर्फ पुट करना है x की जगह x प्लस एच और y की जगह y प्लस के। ये था h और k ये दिए हमें h माइनस 2 है, तो x प्लस एच हो जाएगा x माइनस 2 और y कितना है 5, k कितना है 5 है, तो y प्लस 5। ये दोनों स्टेटमेंट्स कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर। तो देखें जब इसको पुट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है हमें। तो मैं ये, अगर आप समझ चुके हैं तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें ये है 4x स्क्वायर था, तो सो क्या होगा, देखें 4x स्क्वायर, x की जगह क्या लिखा हुआ हमने x माइनस 2 और y की जगह लिख दिया है y प्लस 5। फिर आगे 16 इंटू x माइनस 2 और y की जगह y प्लस 5 प्लस 37। ये आ गया आपके। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और फिर यहाँ भी स्क्वायर है y स्क्वायर प्लस 25 प्लस वही जो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फार्मूला होता है। फिर यहाँ आ जाएगा 16x माइनस 32 माइनस 10y माइनस 50 और प्लस 37 इक्वल्स टू 0। तो ये मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x
ब्रैकेट सारी खोल दें। तो ये जो मैंने कैपिटल एक्स में अब इसको कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब है कि एक्सिस को हमने अब ट्रांसफॉर्म कर दिया है थ्रू ट्रांसलेशन। अब ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि पहले ये एलिप्स स्मॉल एक्स वाई में अपनी जनरल फॉर्म में थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, लेकिन कैपिटल एक्स वाई में जब ये आएगी तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। वो कैसे देखें, 16x नेगेटिव 16x पॉजिटिव कट गया, 10y पॉजिटिव 10y नेगेटिव कट गया। डिग्री 1 वाली 4 टर्म्स थी जिसमें x पावर 1 थी और y पावर 1, वो सारी कैंसिल हो चुकी हैं। अब क्या बच गया देखें, 4x² बच गया आपके पास, ये बच गया y², 16 कांस्टेंट ये वाला, 25 ये -32। अगर हम यहाँ से ऐड करना शुरू करें 37 -32 करें तो 5 आता है, इसमें कर दें तो -45 हो जाएगा, और -45 जब इसमें ऐड करेंगे तो -20 आ जाएगा, और -20 जब इसमें ऐड करेंगे तो -4 इज़ इक्वल टू 0। इसको एक तरफ करें, जो एलिप्स की प्रॉपर फॉर्म है उसमें लाएं, 4 इधर आ जाएगा। 4 को यहाँ ला के डिवाइड करें तो 4x² बाय 4 y² बाय 4 इज़ इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली बना x² बाय 1 y² बाय 4 इज़ इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं आप कि एलिप्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो ये असल में ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह की, ट्रांसलेट करके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के 2 तरीके हैं, ट्रांसलेट या रोटेट करके करते हैं। तो अब आपने देखना है कि आपका MCQ किस तरह का बन सकता है। पहला MCQ तो यही बन सकता है कि इस तरह की इक्वेशन का वो ये पूछे कि अगर ओरिजिन चेंज कर दिया जाए तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। ये उसने कहा था ना, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, यानी न्यू का मतलब है आफ्टर ट्रांसलेशन, जो कैपिटल एक्स वाई होते हैं। तो स्मॉल एक्स वाई में अगर ये थी तो कैपिटल एक्स वाई में ये इक्वेशन आ गई है। तो वो एलिप्स जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, अब वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। a² 1 है, b² कितना है 4, और ये वर्टिकल है क्योंकि b² ग्रेटर है a² से, या b ग्रेटर है a से। अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी तो पहला MCQ तो ये बन सकता है कि ये सिम्प्लिफिकेशन करके आपने यहाँ तक पहुँचना है। दूसरा MCQ ये बन सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ओरिजिन किस जगह शिफ्ट किया जाए कि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। यानी ये जो ओरिजिन दिया हुआ है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स वो MCQs में आपसे पूछ सकता है। तो अब ये MCQs में अगर करना है तो जिन लोगों ने 6.8 और 9 पढ़ी हुई है उनको आइडिया होगा कि इसका प्रोसीजर पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, और कम से कम आपके 3-4 मिनट लगते हैं उस H और K तक पहुंचने के लिए। 6.8 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जहाँ वो ये बात पूछता होता है। तो मैं आपको MCQs के लिए बताता हूँ इसका एक शॉर्टकट। MCQs में अगर वो क्या पूछे आपसे, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन, या O प्राइम जिसको हम बोलते हैं, न्यू ओरिजिन। तो आपने क्या करना होगा, ज़रा ध्यान से बात सुनिएगा। आपने एक बार डेरिवेटिव 0 पुट करना है x की रिस्पेक्ट से, टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो ये लिखिए ना इक्वेशन आपके सामने, इसमें आप सिर्फ x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, y को कांस्टेंट समझ के। तो 2 जगह पे x की टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, बस। तो डेरिवेटिव लें ज़रा, क्या बनेगा, 4x² का डेरिवेटिव कितना होगा 16x, 4 शुरू में चला जाएगा, और 16 का डेरिवेटिव सिर्फ 16 होगा, 16x का। x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना और उसको 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से जो आपको x मिलेगा 16x होगा -16 के बराबर। 16 से कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा -1। और फिर आपने अब डेरिवेटिव लेना है y की रिस्पेक्ट से। y वाली सिर्फ 2 टर्म्स हैं और बाकी जो भी वेरिएबल है x उसको आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो y² का हो गया 2y और 10y का हो गया 10। इसको 0 पुट करें तो 2/10 y = 5 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास ये जो x और y आए हैं -1 और 5, ये x और y असल में नए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जो नया ओरिजिन बनेगा O', इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा -1 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा 5। तो ये एक शॉर्टकट मेथड होता है नया ओरिजिन जो है वो फाइंड करने का। यहाँ थोड़ी सी हमने शायद मिस्टेक की थी। इसका जो डेरिवेटिव था 4x² का, ये बनेगा 8x। 4 2 ज़ा 8, 8x होगा -16, तो 8 2 ज़ा 16, x आ जाएगा -2। तो ये बनेंगे -2, 5। देख लें वही सेम आंसर है। तो ये होता है न्यू ओरिजिन फाइंड करने का शॉर्टकट मेथड। अगर MCQ बने तो एक MCQ ये बन सकता है और एक, अब कोई भी कोने का आ जाए, सर्कल, एलिप्स,
हाइपरबोला, पैराबोला, कोई भी आ जाए आपके पास, तो ये शॉर्टकट लगा के आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। पैराबोला के अंदर सिर्फ ये होगा कि क्योंकि उसमें आपको एक कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा और उसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे। तो पैराबोला वाला जो केस होगा उसमें ये वाला मेथड लगाने से, चूँकि एक वेरिएबल की डिग्री 2 होगी एक्स की या वाई की, जिसकी डिग्री 2 होगी उसका डेरिवेटिव 0 पुट करना है आपने, वहाँ से आपको कोई एक कोऑर्डिनेट मिलेगा और वो कोऑर्डिनेट पुट करके हम दूसरा कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक हो कि बात जी, यहाँ तक क्लियर करते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं रोटेशन को कि उसका क्या पर्पज़ है। रोटेशन पढ़ने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले MCQs में कि ट्रांसलेशन का पर्पज़ क्या होता है, तो ट्रांसलेशन का जो पर्पज़ होता है ये होता है डिग्री 1 वाली टर्म्स को रिमूव करना, एक्स और वाई को रिमूव करना। तो मैं एक नोट बना के लिखवाता हूँ, नोट सुन लें और अपने पास लिख लें कि द पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, द पर्पज़ ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इज़ टू एलिमिनेट द फर्स्ट डिग्री टर्म्स x एंड y, बस। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि जब हमने ट्रांसलेशन की है तो 16x और 10y जो थे यही आपके सामने यहाँ कैंसिल हो गए और सिर्फ डिग्री 2 वाली टर्म्स रह गई थी, डिग्री 1 वाली टर्म्स क्या हो गई थी, रिमूव। तो ट्रांसलेशन का पर्पज़ होता है डिग्री 1 वाली टर्म्स को रिमूव करना। अब हम आते हैं रोटेशन के ऊपर। अच्छा जी, अब बारी आती है रोटेशन ऑफ एक्सिस की, और मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इसको भी समझाने के लिए ताकि थ्योरी से बेहतर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। फाइंड एन इक्वेशन रेफर टू द न्यू एक्सिस। अब यहाँ पिछले क्वेश्चन में न्यू एक्सिस थे पैरेलल, अब पैरेलल नहीं है, क्या कह रहे हैं, न्यू एक्सिस कैसे मिलेंगे, ऑब्टेन्ड बाय रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रोटेट करना है, तब पैरेलल तो नहीं रहेंगे, कोई एंगल आ जाएगा बीच में। अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट करना है, इसका मतलब ओरिजिन चेंज नहीं होगा। ट्रांसलेशन में एक्सिस पैरेलल रहते हैं लेकिन ओरिजिन चेंज होता है, रोटेशन में एक्सिस पैरेलल नहीं रहते लेकिन ओरिजिन सेम रहता है। अच्छा, किस तरह जी, थ्रू द गिवन एंगल, एक गिवन एंगल है उसके थ्रू आपने उसको रोटेट करना है। अब ये आपके पास गिवन कोनिक है और ये आपके पास गिवन एंगल है जिससे उसको रोटेट करना है। अब एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1 कौन सी कोनिक है, कुछ समझ नहीं आ रही मैं बात। ये याद रखना है कि जो x इंटू वाई है, ये जो प्रोडक्ट टर्म होती है हमारे पास x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई जब किसी कोनिक में आता है तो ये उसी कोनिक में आ सकता है जिसको रोटेट करने से उसकी शेप चेंज होती है। सर्कल देखें ना, अगर आप सर्कल है ये, लेट से सर्कल को मैं जितना भी रोटेट कर दूं सर्कल ही रहेगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसका मतलब सर्कल की इक्वेशन में कभी भी x इंटू वाई प्रोडक्ट जो है ये नहीं आ सकती। अगर एलिप्स यूँ है और उसको रोटेट थोड़ा सा किया जाए उसके एक्सिस को, जैसे मैं कहता हूँ इस एक्सिस को मैंने 45 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो नई एलिप्स अब यूँ बन जाएगी। इसका मतलब रोटेशन करने से उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो जिस कोनिक पे रोटेशन का इफेक्ट होगा उसमें x इंटू वाई आ सकता है। अब पैराबोला को रोटेट कर दें अगर इस फॉर्म से इस फॉर्म में तो रोटेशन हो सकती है और शेप चेंज होगी। हाइपरबोला भी रोटेट होने से अपनी शेप जो है वो चेंज करता है। तो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला पे रोटेशन से शेप चेंज होती है, जबकि सर्कल को रोटेट करने से उसकी शेप चेंज नहीं होती। तो जिस कोने को रोटेट करने से शेप चेंज होती है उसमें x इंटू वाई आता है, और x इंटू वाई ये शो करता है कि वो ना हॉरिजॉन्टल कोनिक है ना वो वर्टिकल कोनिक है, वो इंक्लाइंड कोनिक है कोई भी। यानी एलिप्स है तो यूँ इंक्लाइंड हो सकती है, पैराबोला है तो वो यूँ टिल्टेड पैराबोला होगा, हाइपरबोला है तो वो भी इस तरह से होगा, किसी भी एंगल से वो रोटेट हुआ होता है। तो जो हमने 6.3 में सर्कल पढ़ा था, 6.4 में हमने पैराबोला पढ़ा, 6.5 में एलिप्स पढ़ी, 6.6 में हाइपरबोला पढ़ा, वो सारे या तो हॉरिजॉन्टल केस थे या वर्टिकल थे। अब उनसे डिफरेंट है, अब रोटेटेड कोनिक आ गई हमारे पास। तो इसलिए अब हमें समझ नहीं आ रही कि ये एक्स से वाई स्क्वायर किस कोनिक को रिप्रेजेंट करे। ना ये हमें नज़र आ रहा है कि सर्कल है, सर्कल में तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ा था वो होता है, वो भी नहीं है। एलिप्स नज़र नहीं आ रही, पैराबोला नज़र नहीं आ रहा, हाइपरबोला नज़र नहीं आ रहा हमें। तो इस क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रोटेट होने के बाद कोनिक का पता लग जाए कि ये कौन सी कोनिक है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला या हाइपरबोला है। तो वो हम सीखेंगे इसके बाद। पहले मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब इसको रोटेट करना है तो तरीकाकार ये होता है, जो फार्मूला हमारे पास है हम ये करते होते हैं कि चैप्टर वही वाला 4.2 का ये आइडिया देखें। एक्स को हम पुट करते थे एक्स कास थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और y को हम पुट किया करते थे x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, स्मॉल एक्स वाई से कैपिटल एक्स वाई में आएंगे। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने x को कैपिटल x प्लस h और स्मॉल वाई को कैपिटल y प्लस k पुट किया था।
थीटा 45 है, यहाँ 45, यहाँ पर पुट करेंगे cos 45 sin 45 पे वैल्यू सेम देता है 1/√2। जब मैं 45 पुट करूँगा तो 1/√2 1/√2 दोनों में आएगा, तो x बन जाएगा 1/√2 कॉमन अगर ले लिया जाए तो ये बनना है x माइनस वाई ओवर√2 और ये बनेगा x प्लस वाई ओवर√2। ये दोनों वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है x y = 1 में। तो x y = 1 में जब आप पुट करेंगे देखें तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा ट्रांसलेशन का, वो नज़र आ जाएगा अभी आपको। देखें सो आपके पास तो इक्वेशन थी x y = 1, x की जगह क्या पुट कर दिया आपने, कैपिटल X माइनस वाई ओवर√2 ये लिखा हुआ है, और y की जगह आपने पुट किया कैपिटल X प्लस वाई ओवर√2 इक्वल टू क्या है 1। तो √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर होगा, और ऊपर x प्लस वाई x माइनस वाई बनेगा x² माइनस y²। इसको अलग अलग लिखें तो x²/2 माइनस y²/2 = 1। तो आप ज़रा सोचें किस चीज़ की इक्वेशन है। आज ही आपने पढ़ा हाइपरबोला x² / a² माइनस y² b² = 1, तो इसकी रिजेम्बलेंस बन रही है हाइपरबोला के साथ। तो ये असल में हाइपरबोला था जो हमें पहले नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हाइपरबोला रोटेट हुआ हुआ था। जब हाइपरबोला रोटेट हुआ हुआ था तो उसकी ये वाली जो इक्वेशन है वो ये नहीं थी, क्योंकि ये या हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल। तो अब हमने देखा कि जब 45 डिग्री से इसको हमने रोटेट दोबारा किया है तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ से एक बात पता लगी हमें कि रोटेशन करने से एक्स वाई जो होता है, जो प्रोडक्ट टर्म होती है वो रिमूव हो जाती है। जिस तरह पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसलेशन से फर्स्ट डिग्री टर्म्स रिमूव होती हैं एक्स और वाई, इस तरह रोटेशन से जो प्रोडक्ट है एक्स वाई वो रिमूव हो जाती है। तो ये नोट बना के लिख लें कि पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस इज़ टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म एक्स एंड वाई। पर्पस ऑफ रोटेशन ऑफ एक्सिस इज़ टू रिमूव द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप कह सकते हैं कि अगर ये ऐसा हाइपरबोला जिसमें a और b दोनों सेम है, a² भी 2 है b² भी 2 है, तो इसको हमने याद आज क्या पढ़ा था कि जिसमें a और b बराबर हो जाएं, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थी। तो आपके MCQs में ये बात आ सकती है, और ये कई दफ़ा बच्चों का फीडबैक रहा है, पिछले कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ। बच्चे बताते हैं कि एक्स वाई = c, एक्स वाई = 4, एक्स वाई = 10, एक्स वाई = जब भी कोई कांस्टेंट आएगा पॉजिटिव कांस्टेंट तो ये हमेशा हाइपरबोला को ही शो करेगा। तो इसका मतलब है कि ये MCQ में ये बात अगर आई कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है तो आप बता सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन थी। नोट भी आप लोगों ने लिख लिया। अब ये आप सोच रहे होंगे जिस तरह मैंने आपको नया ओरिजिन निकालने का ट्रांसलेशन में शॉर्टकट बताया है, इस तरह मैं आपको एंगल ऑफ रोटेशन भी फाइंड करने का वे बता दूँ ताकि वो भी आपके पास हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एंगल ऑफ रोटेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए मैं लिखता हूँ कि जनरली जो हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है ना, वो इस तरह की होती है ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये जो प्रोडक्ट टर्म आ गई एक्स वाई ना, इसके आने से हम कहते हैं ये मोस्ट जनरल केस है। अगर ये 2hxy यहाँ ना होता तो ये हमारे पास, चूँकि इसमें अब x × y नहीं है, तो या ये हॉरिजॉन्टल कोने का या ये वर्टिकल है। इसमें फिर आप जानते हैं कि अगर a = b हो जाए तो ये क्या बनता होता है सर्कल। इसमें अगर a b के इक्वल ना हो बट हों दोनों पॉजिटिव तो ये क्या चीज़ बनती है एलिप्स। इसमें अगर या a 0 हो जाए या b 0 हो जाए कोई एक, तो फिर आप जानते हैं ये क्या बनता है पैराबोला। और अगर इसमें आपके पास a और b के साइन अपोजिट हो जाएं, यानी a नेगेटिव हो जाए b पॉजिटिव हो जाए, या a पॉजिटिव हो जाए b नेगेटिव हो जाए, तो फिर ये क्या चीज़ बनती है भाई, फिर ये बनता होता है हाइपरबोला। यानी अगर एक्स वाई ना हो x × y तो ये जो इक्वेशन है ये चारों में से किसी एक कोने को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो सिंपल केस बनता है। लेकिन जब ये आ जाता है ना आपके पास 2hxy, तो फिर इसका मतलब है अब ये क्राइटेरिया नहीं होगा कि ये कोने क्या चीज़ है, अब क्राइटेरिया बदल जाएगा। क्राइटेरिया किस तरह बदलेगा, अब इस तरह बदलेगा आपके पास कि अब ये सारे का सारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये सारा डिपेंड करेगा अब h जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है उसके ऊपर। तो मैं लिखता हूँ इसके केसेस
पहला केस है, अब ये डिपेंड करेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी के ऊपर, जिसको हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। आप ये एच यहाँ से लेंगे, ए और बी यहाँ से लेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये होगा पैराबोला। केस 2 देखते हैं इसका। अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन ज़ीरो हुआ तो ये बनेगी आपके पास एलिप्स। और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी, जिसको इसका डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ तो हम कहेंगे ये बनेगा आपके पास हाइपरबोला। अब सर्कल क्यों नहीं लिखा मैंने? सर्कल में मैंने बताया कि एक्स इंटू वाई होता ही नहीं है। एक्स इंटू वाई ना होने का मतलब है कि एच ज़ीरो होगा सर्कल में। सर्कल में एच ज़ीरो होगा और ए और बी बराबर होंगे तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो ये इसकी हो गई आइडेंटिफिकेशन के कैसे आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सब लोगों को। अब बात आ गई कि इस एक्स वाई को रिमूव करने की, इसने यहाँ में एंगल 45 दिया था, 45 से रोटेट किया तो एक्स इंटू वाई रिमूव हो गया और आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो यहाँ एंगल फाइंड करने का देखें फार्मूला क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करने का फार्मूला होता है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। यहाँ से हम थीटा निकाल लें तो ये होता है एंगल ऑफ रोटेशन। फर्दर मोर एक चीज़ और देख लें कि ये तो कॉनिक्स ये वाली बनती, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो सेकंड डिग्री के जनरल केस है ये वाला, ये कोई भी कॉनिक नहीं बना रहा होता, ना एलिप्स बनती है, ना सर्कल, ना पैराबोला, ना हाइपरबोला। तो ऐसे जो केस होते हैं जिसमें कोई कॉनिक नहीं बनती, उसमें हमारे जो कोर्स में बात लिखी है वो ये है कि सम टाइम जो स्ट्रेट लाइंस हैं उनका एक पेयर हमारे सामने आता है। तो इस तरह की सिचुएशन जिसमें इन तीनों में से कोई कॉनिक या चारों में से कोई कॉनिक ना बने, ना सर्कल बने, ना पैराबोला बने, ना एलिप्स बने, ना हाइपरबोला बने, अगर ये चारों ना बने तो फिर दो लाइंस बनती हैं, उसको आपके कोर्स में नाम दिया जाता है डीजनरेट कॉनिक का। डीजनरेट कॉनिक। अब डीजनरेट कॉनिक क्या चीज़ है वो देखें। ये इस तरह होता है कि आप ये जो लिखा हुआ है ना ABHGFC, ये सारे कंपेयर करके निकाल लेते हैं और इसका बनाते हैं एक डिटर्मिनेंट, जो क्या होता है AHG, यहाँ भी HG होगा, यहाँ B होगा, यहाँ F और यहाँ C। ये एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है। ABC के ऊपर ये देखें आपको सेम चीज़ें नज़र आएंगी, सिमेट्रिक होता है। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेकंड डिग्री की इक्वेशन है, ये इक्वेशन अगर मैं इसको स्टार इक्वेशन कहूँ तो ये स्टार इक्वेशन कोई कॉनिक नहीं बनती। फिर क्या कहेंगे हम? दिस इम्प्लाइज स्टार इक्वेशन जो है, जिसको हमने मोस्ट जनरल केस कहा हुआ सेकंड डिग्री का, स्टार इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस, इन पेयर ऑफ लाइंस को कहते हैं डीजनरेट कॉनिक। तो ये आपके एमसीक्यूज में बात आ सकती है कि अगर ये डिटरमिनेंट ज़ीरो हो जाए तो फिर ये इक्वेशन किस को रिप्रेजेंट करेगी? तो ना सर्कल, ना एलिप्स, ना हाइपरबोला, ना पैराबोला, ये क्या बनेंगी? दो लाइंस बनेंगी। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा 4.5 में, अगर आप याद करें 4.5 में आप लोगों ने, मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन से लाइंस बनने का आपको आइडिया समझ आए। तो सेकंड ईयर में 4.5 एक्सरसाइज के अंदर आपको याद है ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू, जिसको हमने सेकंड डिग्री की होमोजेनियस इक्वेशन कहा था। ये भी ऐसी इक्वेशन है ना, ये तीन टर्म इसमें नहीं है। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करती है? आपको याद होगा ये भी आपको पेयर ऑफ लाइंस जो है वो दिया करती थी, यानी दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस। तो ये असल में ये डीजनरेट कॉनिक की ही एक एग्जांपल थी, लेकिन उस वक्त हमने कॉनिक सेक्शन नहीं पढ़ा था तो हमने इस बात को डिस्कस नहीं किया। अब हम इसको डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर 6 जो कॉनिक सेक्शन था वो कंप्लीट होता है और सेकंड ईयर का जो आपका कोर्स है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 7 में आपको पहले करवा चुका था। अब बुक 2 के 7 चैप्टर्स कंप्लीट हैं और एंट्री टेस्ट के लिए बुक 1 के 14 चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हैं। तो 50th लेक्चर था ये हमारा। 50 लेक्चर्स के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बुक 1 और बुक 2 एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली पढ़ ली है। अब इससे जो रेलेवेंट MCQs वगैरह होते हैं, जिस तरह डेली आप लोगों की जूम पे लाइव क्लास होती है और उस लाइव क्लास में आप तकरीबन 30 to 40 मिनट्स से बाज़ दफ़ा हम एक घंटा उस पर डिस्कशन करते हैं और आप लोग MCQs वगैरह डिस्कस करते हैं मेरे साथ। तो जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं, जो हमारे पास टेस्ट में इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि अब इसके बाद आप लोगों ने जो जूम की लाइव क्लास हमारी होनी है उसमें पार्टिसिपेट करना है,
मैं कोशिश करूँगा कि जो बेसिक मैथ होती है, जनरल मैथ, चूँकि एडवांस मैथ आपकी FSC की मैथ है और बेसिक मैथ या जनरल मैथ आप लोगों का वो मैथ है जो आपने ये समझ लें कि जो O लेवल्स वाले स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं यूजुअली, तो वो जनरल मैथ्स का जो पोर्शन है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, जिसमें रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेजेस वगैरह होती हैं। तो अभी चूँकि टाइम हमारे पास कम है, टेस्ट आप लोगों के नज़दीक आ गए, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग वाला काम है, जिस तरह ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, ये थोड़ी लेट मिलेगी आपको। पहले मैं जो जनरल मैथ्स का काम है वो आपको कराऊँगा जूम की लाइव क्लास में। तो कोशिश करें भाई कि जो नेक्स्ट आपका जूम का सेशन होगा, नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास बनती है ये लेक्चर सुनने के बाद, उसमें जितने लोग हमारे पास इनरोल्ड हैं इस क्लास में एंटी टेस्ट के सेशन में मैथमेटिक्स के हवाले से, वो जूम वाली क्लास उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करें, जिसकी आजकल टाइमिंग 12 से ऑनवर्ड होती है, और ताकि उसमें मैं आपको जनरल मैथ्स का भी पोर्शन करवा सकूं और हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट फिर आपका अच्छी तरीके से क्वालिफाई हो। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।